चालू है। आज का हमारा जो अध्याय 6 जैव प्रक्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम क्या है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है। जैव मतलब जीवित और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, यानी जीवितों के अंदर या उनके शरीर में होने वाली क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जो जीवितों के शरीर में होती हैं। अब जो जीव होते हैं वो आपके दो प्रकार के हैं, एक पेड़ पौधे और दूसरे हैं आपके जंतु। तो हम इस चैप्टर में पेड़ पौधों और जंतुओं के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार की सारी, अब इनको जैव प्रक्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीवितों के शरीर में भी कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं को हम जैव रासायनिक क्रियाओं के नाम से भी जानते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। हमने पिछले वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण वाला। तो वो हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन से दो टॉपिक हो गए थे। अगला टॉपिक हम बायो के पोर्शन से कवर कर रहे हैं, जिससे क्या है दो टॉपिक, पहले ही केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद एक तरफ से पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो दो टॉपिक ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं केमिस्ट्री से। तो अगला टॉपिक हम बायो से दो चैप्टर लेंगे, यानी छठवां और सातवां, फिर उसके बाद फिजिक्स से लेंगे दो चैप्टर। तो इससे क्या है तीनों पोर्शन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ धीमे धीमे चलते हैं। चलिए, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का सीधा सा मतलब जीवितों के शरीर में होने वाली वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का जीवन चलता रहता है। अर्थात इन क्रियाओं के बगैर हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो ये क्रियाएं हमारी जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? पहली क्रिया है पोषण, दूसरी है श्वसन, तीसरी है परिवहन, चौथी है उत्सर्जन। हमारे टॉपिक में, हमारे चैप्टर में जो है सिलेबस में यही चैप्टर्स हैं, ये प्रक्रियाएं दी हुई हैं। पोषण क्या होता है? सबसे पहली प्रक्रिया है पोषण। पोषण एक्चुअल में है क्या? तो पोषण एक कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, जितना सिंपल ये शब्द में देखने में लग रहा है, ये प्रक्रिया उतनी ही जटिल है। पोषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो यानी पेड़ पौधे हो या आपके एनिमल्स यानी कि जंतु हो, वो बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है या भोजन का निर्माण करता है और उस भोजन का उपयोग करके उनको अपनी बॉडी के अंदर सरल अणुओं में तोड़ता है और उन सरल अणुओं का उपयोग करके अपनी बॉडी का यानी शारीरिक विकास करता है और वृद्धि करता है और उनसे सभी आवश्यक तत्वों को ग्रहण करता है। तब इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या है? जीवों के द्वारा बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करना या भोजन को निर्मित करके उस भोजन का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए उससे सभी आवश्यक तत्वों को ग्रहण करके अपने शारीरिक संरचना का विकास एवं शारीरिक संरचना का विकास करता है और वृद्धि करता है। तब उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। चलिए, तो आज हमारा पहला टॉपिक है पोषण। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब पोषण होता कितने प्रकार का है? तो पोषण के यदि हम प्रकार देखें तो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण और दूसरा जो है वो है विषम पोषण। स्वपोषण कौन सा होता है?
स्व माने शब्द से देखिए आप, स्व माने स्वयं, स्वयं का पोषण। स्वयं का पोषण मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होना ही नहीं है। ऐसा पोषण जिसमें कोई जीवधारी किसी दूसरी चीज पर या दूसरे जीव पर निर्भर ना हो, तब उन जीवों के अंदर में होने वाला जो पोषण होता है उस पोषण को सपोषण कहते हैं। इसके लिए उदाहरण है सभी हरे पेड़ पौधे, केवल हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे नहीं बोल सकते, केवल हरे पेड़ पौधे बोलेंगे, क्योंकि हरे पेड़ पौधों के अंदर ही वो क्षमता होती है कि उनकी कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, उस क्लोरोफिल के कारण इन पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इन पौधों के अंदर खुद का भोजन निर्माण करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे के ऊपर या किसी दूसरे जीव के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित नहीं होते। तब इस प्रकार के पोषण को हम सपोषण कहते हैं, तथा इन पेड़ पौधों को हम सपोषी जीव कहते हैं। सपोषी जीव मतलब जिनमें स्वयं का पोषण पाया जाता है। तो इसका उदाहरण हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं विषम पोषण। विषम मतलब दूसरों पर, मतलब या दूसरों से, तो जस्ट इसका अपोजिट यानी विपरीत हो जाएगा विषम पोषण। ऐसे जीवधारी जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। पोषण कहां से स्टार्ट होता है? भोजन से। तो सीधी सी बात है, ये अपने भोजन का भी निर्माण नहीं करते, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तब ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। तथा उन जीवों को जिनके अंदर विषम पोषण होता है उनको हम विषम पोषी जीव कहते हैं। इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका सभी जंतु और कुछ पेड़ पौधे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जैसे कोमा जंतु एवं कवक इसी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये क्या है? पैरासिटिक नेचर के होते हैं। पैरासिटिक मतलब परजीवी, यानी कि सड़े गले पदार्थों से ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही होते हैं। कवक के अंदर उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फफूंदी आपने देखी होगी, जैसे ब्रेड के ऊपर या हमारे कोई खाने पीने की चीजें जैसे अचार मुरब्बा, इनके ऊपर फफूंदी लग जाती है, तो फफूंदी आपके कवक में ही आती है। दूसरा आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। तो जो हमारे आसपास जो कचरा होता है या भूसा वगैरह जो सड़ जाता है उसके ऊपर वो होता है। आपने देखा हो गोल गोल बरसात के समय छतरी जैसी स्ट्रक्चर वाला एक जीव होता है ऐसे। तो ये जो छतरी जैसा जो जीव होता है इसी को हम कहते हैं कुकुरमुत्ता। तो ये भी एक मशरूम होता है, यानी कि ये कवक है। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये इनके अंदर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। तो ऐसे ही इनमें भी क्या विषम पोषण पाया जाता है। एक इसका उदाहरण और है अमरवेल। अमरवेल आप लोगों ने देखी होगी, पीले रंग की होती है, जो पेड़ पौधों के ऊपर काफी छा जाती है, ठीक है, और पूरे पेड़ को कवर कर लेती है, रस्सी ऐसी होती है। तो ये अमरवेल भी पौधों की कैटेगरी का ही एक जीव है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करते हुए जिस पेड़ के ऊपर इसको डाल देते हैं उसी पेड़ से इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम चूसक कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात ये उस पेड़ से जिसके ऊपर इसको डाला गया उसके शरीर से पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं, उनको वहां से अवशोषित करते रहते हैं और इस तरीके से अपने शरीर में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार का ये आपका जो पोषण होता है वो विषम पोषण होता है। और ये कहां पर पाया जाता है? ऐसे जीवों के अंदर पाया जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्वपोषण, पहले पढ़ेंगे। तो पोषण के अंदर हम इसको आगे बढ़ाते हुए स्वपोषण में हम देखेंगे कि स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है और यह क्रिया क्या है, क्योंकि स्वपोषण किस पर आधारित है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। तो अगला टॉपिक हमारा पोषण के अंदर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है?
प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जो केवल और केवल ऐसी पौधों की ऐसी कोशिकाओं में होता है जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल युक्त पौधों की कोशिकाओं में ये होता है। ये पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोअर कैटेगरी के मतलब जो बहुत कम विकसित होते हैं, और एक हायर कैटेगरी मतलब उच्च क्षमता वाले जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो आप लोगों ने जैसे शैवाल देखा होगा, शैवाल, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? शैवालों में प्लस पेड़ पौधों में। शैवाल भी पेड़ पौधों का ही भाग होते हैं। शैवाल को हम अगर बताएं तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं काई। इसके कई सारे उदाहरण हैं। तो आपने पानी में काई को लगते हुए देखा होगा, तो वहां पर जो हरे रंग की जो काई लगती है वो एक्चुअल में शैवाल ही होते हैं। शैवाल क्या है? लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं जिनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, लेकिन इनकी कोशिकाओं के अंदर जो है क्लोरोफिल यानी हरित लवक जरूर पाया जाता है, जिसकी वजह से हरे दिखाई देते हैं। हम एक सुविकसित पेड़ को यदि देखें तो पेड़ के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि उसका जो शरीर है ना 3 भागों में बटा रहता है। एक रूट सिस्टम यानी उसका पूरा जड़ तंत्र, और ऊपर का शूट सिस्टम यानी कि प्ररोग। शूट सिस्टम को बोलते हैं प्ररोग। प्ररोग में क्या आ जाता है? उसका तना आ जाता है, यानी कि जड़, तना, और ऊपर का भाग शाखाएं एवं पत्ती, तो हम पत्ती बोल सकते हैं इसको, पत्ती। तो एक पूर्ण विकसित पौधे का शरीर जो है जड़, तना, पत्ती में बटा हुआ रहता है, लेकिन शैवालों के अंदर ये नहीं होता। इसीलिए शैवाल जो है निम्न कोटि के पौधे होते हैं। पौधों की कैटेगरी में इसको रखा गया, हम इसको पौधा बोल नहीं सकते। शैवाल एक अलग ही है। ये आपने 9th में जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था, उस वर्गीकरण में ये सारी चीजें थी। हमारा एक चैप्टर था जैव विविधता, तो जैव विविधता में हमने इनके बारे में पढ़ा था, शैवालों के बारे में। तो ये शैवाल एक ऐसे प्रकार के निम्न कोटि के पौधे की कैटेगरी के जीव हैं जिनमें इनका शरीर के अंदर यानी इनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल तो पाया जाता है, यानी इनका केवल विकास जो होता है ऊतकीय लेवल तक होता है, ऊतक बनते हैं इनके शरीर में, लेकिन बाकी के भाग जैसे कि तना, जड़, पत्ती, ये सारी चीजें इनके शरीर में नहीं पाई जाती। लेकिन इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरे पेड़ पौधे तो आप जानते ही हैं, पेड़ पौधे तो आपने देखा है, तो वे सभी पेड़ पौधे जिनके अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सभी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O की सहायता से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इससे आगे की मैं यहां पर लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है तो, की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण करता है। यानी कि ऐसी जैव रासायनिक क्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे यानी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये क्या है आपका? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तब उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश माने तो आप समझते ही हैं लाइट, यानी प्रकाश संश्लेषण माने होता है बनाना, यानी कि किसी चीज का निर्माण करना। तो प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ग्लूकोज क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन, भोज्य पदार्थ। ये क्या है? भोज्य पदार्थ। अर्थात पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। साथ में इस क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है और जल का भी निर्माण होता है। तो पेड़ पौधे जो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है।
तो अब हम प्रकाश संश्लेषण पूरा समझने के बाद एक बार फिर से पूरा देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं या पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम जो इसी के आगे की कहानी है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ही एक इसमें प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। दर मतलब अभिक्रिया के संपन्न होने की गति, स्पीड, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फास्ट हो जाती है और स्लो हो जाती है। तो हम एक चीज मैं आपको बता दूं, कारक कहीं दूर से या अलग से नहीं आते, वो सभी पदार्थ जिनकी वजह से क्रिया हो रही है वही उसमें कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ही मात्रा कम और ज्यादा होने पर क्रिया की दर कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे कि इसमें क्या क्या लग रहा था, हमें CO2 लग रहा था, पानी चाहिए था, सूर्य प्रकाश था, आपका क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल, बस इनकी उपस्थिति में क्रिया हो रही थी। तो यही देखिए आपके कारक हो गया। सबसे पहले नंबर में कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब कोई क्रिया जिस पदार्थ की उपस्थिति में हो रही है, यदि वो पदार्थ होगा तो क्रिया होगी। अगर इस पदार्थ को ये हटा देंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही कम कर देंगे तो क्रिया की दर भी कम हो जाएगी, यानी क्रिया इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए इसके लिए, जैसे हम कोई मिठाई बना रहे हैं, तो मिठाई बनाने के लिए हमें जैसे खोआ चाहिए, शक्कर चाहिए, दो चीजें तो चाहिए। तो अब मैं आपसे दोनों चीजों में से, जैसे यहाँ पर हम इसको खोआ इसको शक्कर मान लें, तो मैं आपको किसी एक चीज की यदि कम मात्रा दूं और आपसे कहूं साहब इतनी मिठाई बना लो, जैसे सपोज मैंने आपको 10 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया जिसमें आपको खोआ समथिंग लगेगा 8 किलो, 2 किलो शक्कर मान लीजिए मीठा करने के लिए। तो 8 किलो खोआ में 2 किलो शक्कर। अब मैंने कहा आपको भाई 10 किलो मिठाई बना दो और मैंने आपको खोआ दे रहा हूँ, कितना मात्र दे रहा हूँ 1 किलो, शक्कर दे रहा हूँ आधा किलो। क्या 10 किलो मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी, ना उतनी स्पीड रहेगी, क्योंकि किसी एक चीज की मात्रा कम होने पर आप बनाएंगे किससे मिठाई? मिठाई बनाने वाला पदार्थ ही नहीं आपको उतनी मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है कि हम उसका उपयोग करके जल्दी से मिठाई बना सकें। तो ठीक उसी प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर भी कम हो जाती है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बढ़ाते गए और अभिक्रिया की दर, जैसे मैंने खोआ की मात्रा बढ़ाता गया, शक्कर नहीं दिया, शक्कर उतनी ही है 2 किलो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बनाते जाओ मिठाई, क्योंकि खोआ तो सीधा रहेगा। या सपोज मैं आपको शक्कर ही शक्कर देता जाऊं, खोआ कम दूं, तो क्या अकेले शक्कर से मिठाई बन जाएगी? नहीं, हमें दोनों चीजें बराबर चाहिए। तो हो सकता है हम शक्कर की मात्रा बढ़ाएं थोड़ी बहुत लिमिट तक तो मिठाई का अमाउंट बढ़ जाएगा, मिठाई की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिठाई बनती ही जाएगी, क्योंकि हमें सब चीजें बराबर मात्रा में चाहिए। इसका ये ऐसा एक प्रभाव क्यों पड़ता है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ये बाकी की मिटा देता हूँ क्योंकि हम केवल पोषण पढ़ रहे हैं, पोषण नहीं प्रकाश संश्लेषण। तो होता क्या है, जैसे कि ये ग्राफ खींच के यदि हम देखेंगे तो इधर मैं CO2 की मात्रा को लगातार बढ़ा रहा हूँ समय के साथ, ये इधर आपका टाइम है, समय ले लेते हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे ऊपर इसको बढ़ाऊं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर एक लिमिट तक बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि वहां से ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं फिर से नीचे आ जाएगा। रीजन ये रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। गर्म गैस होने के कारण जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार मात्रा बढ़ाता जाऊंगा तो पेड़ के चारों तरफ क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों से जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के थ्रू पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी को वाष्प के रूप में निकालते हैं,
और जब ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो पेड़ पौधे अपने शरीर से पानी को उतनी ही ज्यादा मात्रा में वाष्प के रूप में निकालेंगे। तो CO2 की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन उसका कहीं दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि उन पौधों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी कम होने लगती है। दूसरा, जल की मात्रा। जल की मात्रा का पेड़ पौधे के शरीर पर ठीक उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जैसे कि एक प्यासे इंसान को पानी की आवश्यकता हो। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण से समझिए इसको, तो दूसरा कारक आपका जल हो जाएगा। जल का क्या प्रभाव पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, वो भी देख लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको प्यास लगी बहुत जोरों से, सपोज उसकी प्यास 1 लीटर पानी से शांत हो जाएगी। कितना चाहिए उसको? 1 लीटर पानी चाहिए उसको। 1 लीटर पानी से उसकी प्यास शांत हो रही, लेकिन मैंने उसको 5 लीटर पानी दे दिया या 2 लीटर की बोतल दे दी, सपोज मैंने उसको 2 लीटर पानी दिया, तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि वो 1 लीटर की प्यास थी तो 2 लीटर भी पी जाएगा? नहीं, उसको केवल कितनी आवश्यकता थी? 1 लीटर की, तो वो 1 लीटर पानी ही पीगा। यानी कि पानी का मैंने उसको ज्यादा मात्रा दी, लेकिन उसकी प्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी प्यास केवल 1 लीटर से ही शांत होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं बात करूं कि उसको मैं 1 लीटर की जगह केवल 100 ml देता, कितना देता? 100 ml, तो क्या उसकी प्यास शांत होती? नहीं होती। ठीक उसी प्रकार पौधे को हम चाहे कितना भी पानी दे दें, उसकी ज्यादा मात्रा का उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधा जमीन के अंदर से केवल उतना ही जल अवशोषित करेगा जितना उसको आवश्यकता है। लेकिन यदि आवश्यकता से कम पानी दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लीटर की आवश्यकता थी और उसको 1 लीटर की बजाय मैंने केवल 100 ml दिया, तो आवश्यकता से कम होने पर उसकी प्यास शांत नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार यदि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जितना आवश्यक जल चाहिए, पानी चाहिए, उतना पानी नहीं मिला, तो पानी की कमी के कारण इसकी दर जरूर कम हो जाएगी। यानी कि पौधे के शरीर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी की मात्रा कम होने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है, लेकिन पानी की अधिकता से अभिक्रिया की दर बढ़ती नहीं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पौधा उतना ही जल अवशोषित करता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश। यह क्रिया जो है हम पहले से क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो जब तक सूर्य का प्रकाश इनको मिलेगा तब तक यह क्रिया होगी। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोअर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि शैवाल वगैरह जो मैंने बताए थे, जल में पाए जाने पौधे, जो चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश की कितना आवश्यकता होती है, तो सूर्य का प्रकाश हम जितना बढ़ाएंगे, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर पहले तो बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा प्रकाश बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। और गर्मी बढ़ने पर ठीक वही क्रिया होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पौधे के शरीर से पानी अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा गर्मी को शांत करने के लिए, जिससे क्या है, पानी की कमी हो जाएगी और क्रिया की दर फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। चौथा कारक है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरित लवक वर्णक होता है जो पौधों के शरीर में पाया जाता है, और यह क्लोरोफिल ही एक अहम रोल प्ले करता है, अहम भूमिका निभाता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में। हमारे शरीर में बाकी की सारी चीजें हैं, हमारी कोशिकाओं में भी, लेकिन एक क्लोरोफिल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। क्योंकि यही क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद इस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की वजह से ये दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट यानी भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अर्थात कुछ पौधे आपने देखे होंगे जिनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, या उनके पत्तियों में कुछ धब्बे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि जब तक पौधे की पत्ती पूरी तरीके से हरी है, मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। यदि क्लोरोफिल कम होना स्टार्ट हो जाता है पौधे की पत्तियों में, तो उनका रंग बदलने लगता है, कहीं पीली पड़ जाएंगी, कहीं सफेद से धब्बे से पड़ जाएंगे अजीब से। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पौधे की वो पत्तियां या वो कोशिकाएं जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, और जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती या कम होती है। दूसरा लास्ट है हमारा इसी से मिलता जुलता, तापमान। लास्ट कारक हमारा तापमान। वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह
निष्कर्ष निकाला, उन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर तो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छे से होती है, फास्ट तरीके से होती है। अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस से यदि तापमान कम रह जाए तो क्रिया की दर घट जाती है, और इधर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर तापमान निकल जाए तो क्रिया की दर घटने लगती है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्या होता है, फिर आपका तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे के शरीर में पानी की कमी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो पानी बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो 30 से ऊपर जाने पर भी क्रिया की दर घटने लगती है, और 10 से कम होने पर भी तापमान 10 से कम रहता है तो उसको इतनी सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो उस क्रिया को संपन्न कर सके। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने उच्चतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए एक तापमान की रेंज बना के रखी। उन्होंने बताया कि 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में या 10 से 30 तक पर यह क्रिया अच्छे से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है, और इनसे कम ज्यादा होने पर क्रिया की दर घटने लगती है। तो इस तरीके से आज आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हमने इसमें पढ़े, और लगभग आपका जो सपोषण था वो भी इसमें खत्म हो गया। धन्यवाद।